हाँ जी दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हमने बेसिक रोड मैप को समझा था, अब इसके आगे बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमें जो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करनी है वो बात करनी है कुछ टर्मिनोलॉजीज की और उसकी मीनिंग की। इन शॉर्ट पहले उसकी मीनिंग को समझेंगे कि आपकी मतलब उस वर्ड को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या मीनिंग निकल के आ रही है, और उसके बाद देखेंगे कि आपका मॉड्यूल इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, और उस एक्सप्लेन की गहराई में जाते हुए आपको उसकी लर्निंग को भी साथ साथ बनाए रखना है। ठीक है, चलिए सर इंट्रोडक्शन में देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं चैप्टर के नाम की। जो स्टडी है, दिस स्टडी रिलेट्स टू व्हाट, दिस इज योर नेम ऑफ दिस चैप्टर, जो कि पूरा का पूरा यहां लिखा गया है। स्टार्टिंग में तो सिर्फ यहीं पे ब्रेक कर दिया गया था। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, तो इनकी इंटरप्रिटेशन है। तो बेसिकली चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। आपका जो मेजर एरिया है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का ही है, जो आपने इंट्रोडक्शन में पीछे भी देखा था। और उसके बाद एट लास्ट हम समझेंगे कि इंटरप्रिटेशन डीड्स की कैसे की जाती है और डॉक्यूमेंट्स की कैसे की जाती है। वो एट लास्ट हमारा छोटा सा एरिया है। चैप्टर का आपका 80% एरिया, 80 या 85% का एरिया जो है वो इसी के अंदर बीत जाएगा, और एट लास्ट 10 to 15% में आपका ये वाला एरिया खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस चैप्टर को ब्रेक किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दीज टर्म्स एंड सम अदर टर्म्स डिनोट। ऑब्वियस ही बात है भाई साहब, चैप्टर पढ़ने से पहले ये तो समझ लो कि वर्ड्स का इंटरमिनोलॉजी का मतलब क्या है। It would therefore be important for us at this time itself to understand the terms. क्या कौन से टर्म्स? स्टैट्यूट को समझना जरूरी है, डॉक्यूमेंट को समझना जरूरी है, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बीच में कूदी मार गया, सिमिलर साइज लिए यहाँ पे डाल दिया गया है, डीड्स को समझना जरूरी है, और एट लास्ट आपको इंटरप्रिटेशन वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। अब आप कहोगे सर क्या जरूरी है इसके अंदर? इसके अंदर ऐसे क्या जरूरी है? स्टैट्यूट्स का मतलब हमें पता है सर, स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स हमें पता है सर, दस्तावेज होते हैं। एक नॉर्मली बात है कि जो सीए होते हैं या जो आर्टिकलशिप वगैरह कर रहे होते हैं या इवन अकाउंट्स का बच्चा होता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स को बचपन से समझ रहा होता है, मतलब 11th क्लास से समझना शुरू कर देता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, इसकी क्या अहमियत है, एविडेंस की तरह काम करता है, ब्ला ब्ला, सारी चीज आपको पता है। इंस्ट्रूमेंट की बात करें सर, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर? हमने एक चैप्टर पढ़ा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके अंदर हमने देखा है कि चेक जो एक प्रकार का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। प्रोविजन नोट क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। ये तीन इंस्ट्रूमेंट तो वो थे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर यूज किए गए थे। बट अगर हम इन जनरल बात करें तो कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी डीड, कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे कोई राइट या ऑब्लिगेशन एक दूसरे के पास ट्रांसफर होती है, तो वो हमारा कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। मतलब उसके थ्रू कोई बंदा एक्शन ले सकता है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक सर, ये चीज हमें पता है। डीड्स की बात करें सर, हम देखते हैं डीड्स का मतलब क्या होता है सर। जनरली एक एग्रीमेंट को ही हम डीड कह लिया करते हैं। तो एक प्रकार के डॉक्यूमेंट ही एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट का ही हिस्सा है, और एक प्रकार का डॉक्यूमेंट का ही हिस्सा है। मतलब कि डीड इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट विच इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कैन बी इन्फोर्सिबल अगेंस्ट सम पार्टी और इन फेवर ऑफ सम पार्टी। ठीक है ना, तो डीड भी कुछ खास नहीं है सर, एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। हमने बचपन में देखा है, पार्टनरशिप डीड देखा था, वैसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। तो डीड के अंदर भी कोई ऐसी मारामारी नहीं है। अगली बात करते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन सर, ये भी अंग्रेजी का एक सिंपल सा वर्ड है जिसका मतलब होता है बातों को समझना, इंटरप्रेट करना, उसकी गहराई में उतर जाना। किसी भी चीज को इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसकी इंटरप्रिटेशन करने गए, कुछ एग्जांपल को यूज किया, केस लॉज को यूज किया, और फाइनली इंटरप्रेट करके एक रिजल्ट पे आ गए, कंक्लूजन पे आ गए, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप इनिशियली एक किसी लॉ की रीडिंग करते हो, और रीडिंग करने के बाद समझ नहीं आता तो नेक्स्ट लेवल पे आप उसको रिलेट करते हो, एक केस स्टडी के जरिए कुछ एग्जांपल्स को उठाते हो, कुछ रेफरेंस वगैरह लेते हो, इवन कुछ गाइडेंस वगैरह लेते हो, और उसके बाद एक कंक्लूजन ड्राइव कर लेते हो। जो ये कंक्लूजन आपका निकल के आया आफ्टर अ सेवरल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ये पांचों वर्ड हमें जनरली पता है, तो आपका मॉड्यूल क्या खास बताना जा रहा है। तो इसलिए अब आपको ये एक बेसिक आइडिया था, मेरे हिसाब से था, बट स्टिल मैंने एक रिपीट कर दिया। बट अब इसमें हम देखेंगे कि आपका मॉड्यूल किस तरीके से वर्ड को यूज करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे उन वर्डों का मदद लेते हुए ही अपने आंसर को लिखना है। एक लेमन लैंग्वेज में आपको आंसर छाप के नहीं आना, और ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया है, अब घुसेंगे इसके अंदर, और ऑब्वियसली बात है पहले रीडिंग करेंगे, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब वही है, फिर उसको समझेंगे। चलिए सर, सबसे पहला टर्म आता है यहाँ पे स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब क्या है? तो सर आपने स्टार्टिंग में बताया स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी लॉ है तो वो स्टैट्यूट है। सर लॉ होगा तो रिटन होगा क्या? कैसी कैसी बात कर रहे हो? लॉ है तो ऑब्वियसली वो रिटन ही होगा। अगर रिटन ही नहीं है तो वो लॉ कैसे हो जाएगा? ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि रिटन लॉ जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? स्टैट्यूट कहलाते हैं। पर स्टैट्यूट वर्ड को क्यों यूज किया गया सर? लॉ ही वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे थे? तो उसको हम समझते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या है इनके बीच में दूरी। सबसे पहले लिखा हुआ है टू the common man, the term statute generally means the law and regulation of every sort without considering from which sources they emanate। मतलब ऑब्वियसली बात है कि एक नॉर्मल इंसान स्टैट्यूट का मतलब क्या समझता है? लॉ एंड रेगुलेशन समझता है। हमने भी वही समझा, हम भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, कैसे बना, कहां से आया, उससे फर्क नहीं पड़ता। कि सिंपली स्टैट्यूट का मतलब क्या है? वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, आपका
म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड हो, आपकी कोई इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो, कोई आपकी सोशल बॉडीज हो, आपका आईसीएआई हो, आपने देखा है कि आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी पार्लियामेंट के थ्रू एक स्टैट्यूट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि इनकॉर्पोरेट की गई है किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक। तो इसलिए ये भी आपका कहीं ना कहीं आईसीआई के भी जो रूल्स होते हैं, जो एक्ट होता है आपका, वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्या है, स्टैट्यूट है, और वो उसके तहत बनाई गई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है आपकी आईसीआई, ठीक है सर। However, the term statute has been defined as a written will of the legislature, ठीक है ना, रिटन विल है, एक इच्छा थी, आपने उस लेजिस्लेचर की उस इच्छा को छाप दिया, तो वो आपका एक प्रकार का स्टैट्यूट बन गया। solemnly expressed according to the forms of necessary to constitute it द लॉ ऑफ द स्टेट। भैया ऑब्वियस सी बात है, लॉ कब बनाया जाता है, जब उसकी आवश्यकता होती है, ऐसी तो अपनी मर्जी से बना नहीं देते। किसी भी चीज के अंदर कंट्रोल लाने की या उसको एक तरीके का यूनिफॉर्म वे में अप्लाई करने के लिए ओवर द कंट्री हम एक स्टैट्यूट का गठन करते हैं, जिसके थ्रू सभी लोगों पे वो एप्लीकेबल हो जाता है और सारे लोग उसको यूनिफॉर्म वे में अप्लाई कर पाते हैं। तो कई सारी कंफ्यूजन और कई सारी डिस्पैरिटीज वगैरह जो होती है वो खत्म हो जाती है। सही है सर। नॉर्मली द टर्म डिनोट्स एन एक्ट इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, जैसे कि आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, जो भी हमारे एक्ट्स वगैरह होते हैं वो किसके थ्रू इनेक्ट किए जाते हैं, वो किए जाते हैं लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है सर। आगे देखते हैं, कहा क्या कह रहा है, कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे भी स्टैट्यूट वर्ड को यूज नहीं करता, वो उसकी जगह पे क्या वर्ड यूज करता है, वो हमेशा यूज करता है लॉ, ठीक। तो आपको इसलिए इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा कि स्टैट्यूट तो कहा गया, लेकिन क्या ये स्टैट्यूट वर्ड जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे लिखा होता है? बिल्कुल भी नहीं। कहा जा रहा है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जनरली जो वर्ड यूज किया गया है, हर जगहों पे, मैक्सिमम जगहों पे वो वर्ड यूज किया गया है लॉ, ना कि स्टैट्यूट। द टर्म लॉ इज डिफाइंड एज इंक्लूडिंग एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन एंड द लाइक। मतलब कि अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, तो ये चीज भी आपको मेरे ख्याल से पहले से पता है। आप देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकम टैक्स के जो ऑर्डर्स होते हैं, जो नोटिफिकेशंस होते हैं, जो सर्कुलर्स होते हैं, या कोई भी उस एक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है जो कि रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा, जो भी उस एक्ट को रेगुलेट कर रही है, उस बॉडी के द्वारा अगर जारी किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी आपके लॉ का ही पार्ट बनता है। तो इसलिए कहा गया कि लॉ जो है वो जनरली क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है, कोई भी ऑर्डिनेंस हो, ऑर्डर हो, बायलॉज हो, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन या इससे मिलता जुलता कोई भी दस्तावेज होगा तो वो भी आपके लॉ का पार्ट बनता है, ठीक है सर। तो इन शॉर्ट क्या कहा जा सकता है कि स्टैट्यूट सिग्निफाइज रिटन लॉ। कैसी कैसी बात करते हैं, लॉ तो रिटन ही होता है। इन कंट्राडिक्शन टू अनरिटन लॉ, मतलब कोई ऐसा लॉ अगर वो अनरिटन है तो ऑब्वियसली बात है वो स्टैट्यूट नहीं बनेगा, बट कोई भी लॉ अगर रिटन है तो उसको हम स्टैट्यूट बोल सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे इसने स्टार्टिंग में लिखा था कि जनरली लोग स्टैट्यूट का मतलब लॉ समझते हैं, जनरली क्या भाई साहब, एक्चुअली भी स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, लॉ ही होता है, विच आर रिटन एंड ऑब्वियसली इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट के द्वारा जो इनेक्ट किया जाएगा, ऑब्वियसली बात है फर्दर फिर वो जाके प्रेसिडेंट की उसके अंदर एसेंट मिलेगी और फर्दर जाके वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई हो जाएगा, जो चीजें आपने देखी है अपने द जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर। तो जो भी वो सारा प्रोसेस है, जब वो रिटन फॉर्म में एप्लीकेबल होगा टू एवरीवन, तो ऑब्वियसली बात है वो आपका स्टैट्यूट भी कहा जाता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन्होंने कवर कर दिया कि लॉ के अंदर ये सारी चीजें कवर होती हैं और लॉ कहीं ना कहीं स्टैट्यूट होता है। तो कुल मिला के स्टैट्यूट एक आपका कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जो कि सारी चीजों को कवर करता है और उसी के पार्ट्स के अंदर ये सारी चीजें आपकी कवर की जाती हैं। अब आपको इन चीजों को यूज करना है अपने एग्जाम के अंदर। अब एग्जाम के अंदर आप किस तरीके से यूज करोगे, तो जब आप एग्जाम के अंदर यूज करने जाओगे तो आपको इसको ब्रेक करके, जहां जहां ये सारी चीजें लिखी गई है इसको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। आपको भी पहले बताना पड़ेगा कि जनरली एक कॉमन मैन क्या समझता है, फिर आप बताओगे लेकिन लेकिन किंतु ये नहीं है। स्टैट्यूट का मतलब क्या है, एक रिटन विल है किसी भी लेजिस्लेचर का जिसकी क्या आवश्यकता पड़ती है और वो इसको कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये पार्ट भी आपको बताना पड़ेगा। तीसरे पार्ट के अंदर आपको यूज करना पड़ेगा ये एग्जांपल वाला पॉइंट जो कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आता है, ठीक। अच्छा सर, चौथे पार्ट में फिर आप बताओगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस स्टैट्यूट वर्ड को यूज नहीं करता, बल्कि आपका उसकी जगह पे वो यूज करता है वर्ड लॉ, और इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, और इन शॉर्ट आप बता दोगे एट लास्ट ये पॉइंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बातें आपकी भी मॉड्यूल के अंदर नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये पैराग्राफ में लिखी है। अगर इसको आप 5 पॉइंट में ब्रेक कर दोगे तो आपको 4 नंबर से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। तो एक
ये मैंने एग्जांपल दिया, मैं बार बार इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा, आपको पता ऑब्वियसली बात है कि पैराग्राफ में आंसर नहीं देना होता है, आपको आंसर देना होता है बुलेट्स के अंदर। कभी भी शॉर्ट नोट या इस टाइप की कोई डेफिनेशन को आपको यूज करना होता है तो बुलेट्स में आप ब्रेक करके बनाते हो। आपको बचपन से आदत रही है अपने आंसर को बढ़ा करके लिखने की, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हो, जो भी आपके मॉड्यूल का कंटेंट है वही लिख रहे हो, बट उसको ब्रेक कर करके आप इस तरीके से उतार दोगे तो वो चल जाएगा। अब कहने का यहाँ पे मतलब क्या है कि सर आपने कहा था इसको रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा का मेरा सेंस यहाँ इस प्रकार से था कि आपको इस टाइप के वर्डिंग का यूज करना है, रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप स्टैट्यूट जो है, स्टैट्यूट को जिस तरीके से आपको डिफाइन करने के लिए कहा गया है, तो उस टाइम में आप जो भी यहाँ पे जो एक कह लो टेक्निकल वर्ड यूज किया गया है उसको आपको यूज करना पड़ेगा। नॉर्मली द टर्म एक्ट denotes an act enacted by the legislative authority, for example पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसको आपको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद लॉ के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, इस टाइप की वर्ड को आपको यूज करना पड़ेगा। रिटन लॉ है इन कॉन्ट्रडिक्शन टू अनरिटन लॉ, इस टाइप के वर्ड को भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो मेरा कुछ सेंस ये था कि आपको वर्ड्स को यहाँ पे पकड़ के उठाना पड़ेगा, आप सारा कुछ अपने बना के नहीं लिख पाओगे, ठीक। चलिए, बाकी आप ज्यादा समझदार हो, आप उसको आराम से याद कर लोगे, समझ लोगे और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। अगली टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है विच इज डॉक्यूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपको याद आ रहा होगा कि डॉक्यूमेंट जब हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर, मतलब इससे पहला जो चैप्टर पढ़ा था जनरल क्लॉजेज एक्ट, तो उसके अंदर हमने सेक्शन 3 के क्लॉज नंबर 18 के अंदर भी डॉक्यूमेंट को समझा था। वहां भी इसकी डेफिनेशन को देखी थी सर, ये दोबारा से आ गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई नया नहीं आया, कोई रिपीटेशन नहीं हुई है, मतलब सॉरी रिपीटेशन हुई है, कोई आपके ऊपर एडिंग नहीं हुई है। जो चीज आपने वहां पढ़ी थी वही चीज आपने यहां पढ़ी है। आपके एग्जाम में डॉक्यूमेंट आता है, आप वहां से रेफरेंस लेके चिपका दो, यहाँ के रेफरेंस से चिपका दो, एक ही बात है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। डेफिनेशन एज इट इज सेम है, कोई उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो इसलिए परेशान नहीं होना, जस्ट फटाफट से देख के आगे बढ़ जाते हैं। इन एडिशनली यहाँ पे कुछ उसके एलिमेंट्स बताए गए हैं, उसकी गहराई में जाएंगे, बट डॉक्यूमेंट जो है वो वही है जो हमने वहां समझा था। क्या समझा था सर? जनरली अंडरस्टूड डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, तो ये जनरल लैंग्वेज पहले लिखी गई है यहां से लेके यहां तक। उसके बाद आपका सेक्शन 3 आ गया इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है आपका वही जनरल क्लॉजेज एक्ट वाला, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रह जाती है। उसके बाद एग्जांपल दे दिया गया और फिर जनरल क्लॉजेज एक्ट का हवाला देते हुए आपको फिर से उसी चीज को यहाँ पे रिपीट करके चिपका दिया गया है, तो कोई भी टेंशन नहीं है। देख लेते हैं फटाफट। जनरली अंडरस्टूड अ डॉक्यूमेंट इज अ पेपर और अदर मटेरियल थिंग गिविंग इंफॉर्मेशन, प्रूफ और एविडेंस ऑफ एनीथिंग। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत परफेक्ट, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे कि भैया इसका मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, एक पेपर है या फिर किसी भी मटेरियल थिंग के ऊपर आपने कुछ भी लिखा हुआ है जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, या तो वो किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या किसी प्रकार का कोई प्रूफ है, या किसी प्रकार का कोई एविडेंस है, तो वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो ये चीज आपने देखा था भाई साहब, पत्थर पे लिखा हो, पेड़ पे लिखा हो, मंदिर पे लिखा हो, पेपर पे लिखा हो, प्लास्टिक पे लिखा हो, आयरन पे लिखा हो, किसी भी मटेरियल थिंग के ऊपर या पेपर के ऊपर कुछ भी चीज अगर कोटेड है जो कि एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है या प्रूफ है या एविडेंस है, तो वो आपका डॉक्यूमेंट का पार्ट बन जाता है। ठीक है जी, पर लॉ इतने प्यार से तो नहीं मानेगा। लॉ ने डॉक्यूमेंट को टेक्निकल फॉर्म में डिफाइन किया और हमने यहाँ पे रेफरेंस उठा लिया सेक्शन 3 जो कि है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। क्या कहता है ये कहता है कि एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस by means of what letters, figures, marks or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। हमारा पर्पस क्या है, उसको रिकॉर्ड करने का। तो ये सर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की डेफिनेशन थी और एज इट इज आपने पढ़ी है द जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर। क्या पढ़ा था सर? इंक्लूड एनी मैटर रिटन एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स और बाय more than one of those means which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording this matter। तो as it is same है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस चीज को हमने बहुत अच्छे से पीछे समझा हुआ है, तो ज्यादा इसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर हम नहीं घुसेंगे। फिलहाल आपको ये चीज समझ में आ गई। एग्जाम्पल, अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, एनी वर्ड्स प्रिंटेड एंड फोटोग्राफ्ड आर ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। मतलब क्या हुआ, आपने कोई चीज लिखा, तो ये एक डॉक्यूमेंट बनेगा। आपने किसी वर्ड का प्रिंट आउट निकाल लिया, कोई पन्ना आपने कहीं से नेट से उठाया और उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, तो क्या वो प्रिंट आउट निकाल लिया आपने, वो मैनुअली खुद से नहीं लिखा है लेकिन आपने उसका प्रिंट निकाल लिया, तो क्या वो डॉक्यूमेंट बनेगा? ऑब्वियसली बनेगा। आपने किसी पेपर की फोटो खींच ली और फोटो खींच के उसका प्रिंट आउट निकाला, तो क्या वो आपका फोटो जो होगी वो क्या आपका एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होगा? ऑब्वियसली बात है, आप लिखो, छाप लो या फोटो खींच लो, किसी भी प्रकार से वो क्या कर रहा है, आपको इंफॉर्मेशन, प्रूफ या एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली दैट इज अ डॉक्यूमेंट। चलिए, बहुत बढ़िया सर, आगे देखते हैं इसके एलिमेंट्स को। अब ये एडिशनल है जो आपको ध्यान रखना है,
जो कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में नहीं था। सर क्या दिक्कत है इसके अंदर? कोई भी दिक्कत नहीं सर। डेफिनेशन के अंदर से 4 वर्डों को उठा लिया गया। कह रहे हैं कि भाई साहब डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होने जरूरी है, क्या क्या उसके आवश्यकताएं वाली चीजें हैं। तो नंबर 1 इज मैटर, नंबर 2 इज रिकॉर्ड, नंबर 3 इज सब्सटेंस एंड नंबर 3 इज फॉर्म। सर इसको सिंपली अगर यहीं पे समझ ले तो इसका मतलब क्या है? मैटर मतलब क्या मुद्दा आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो पता होना चाहिए। तो आपने देखा है कि एनी मैटर मतलब कुछ भी मुद्दा अगर रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो आपका डॉक्यूमेंट बनता है। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग उसकी होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग होने का कोई भी तरीका आप अपना रहे हो, बट उसकी क्या होनी चाहिए? रिकॉर्डिंग। चाहे वो म्यूचुअल डिवाइस से हो रहा हो, चाहे वो मैकेनिकल डिवाइस से हो रहा हो। क्या होता है अभी डीप में समझेंगे इसको। सब्सटेंस, सर कहां पे उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हो, किस फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि किस फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा रहा है। और मीन्स मतलब कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये चारों चीजें आपकी ऑब्वियसली एक एलिमेंट्स बन जाती हैं डॉक्यूमेंट्स की, विच इज वी नॉर्मली कॉल्ड एसेंशियल्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलिए सर देखते हैं जरा इसको। सबसे पहला आया आपका मैटर। तो मैटर में देख लिया भाई साहब, मैटर में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने डेफिनेशन देखा तो वहीं पे देखा था कि मैटर में सीधा सीधा एक वर्ड कहा गया था एनी मैटर। एनी मैटर जैसे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। मतलब कि जो एक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है वो क्या है, अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव है। उसके अंदर उसने ये नहीं कहा कि ऐसे वाले डॉक्यूमेंट होंगे वैसे वाले डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। उसने कहा कोई भी चीज जो बाकी इन तीनों को फुलफिल कर देगा वो आपका क्या बन जाएगा? डॉक्यूमेंट। मुद्दे पे मत घुसो कि मैटर क्या है, मैटर छोड़ दो। हमने उसको रिकॉर्डिंग पर्पस से किसी भी चीज को रिकॉर्ड किया किसी भी सब्सटेंस में, और बाय फॉलोइंग द मींस विच आर गिवन हियर, तो आपका वो जो मुद्दा है, वो जो मैटर है, वो आपका एक प्रकार का डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो डॉक्यूमेंट ने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन वाला काम नहीं कर दिया, उसने एक कॉमन वर्ड यूज कर लिया एनी, जिससे उसने अपने आप को क्या बना दिया? कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है सर। अब बात आती है रिकॉर्ड। तो सेकंड एलिमेंट आपका आता है रिकॉर्ड का, जिसमें कहा गया कि मस्ट बी सर्टेन म्यूचुअल और मैकेनिकल डिवाइस एम्प्लॉयड ऑन द सब्सटेंस। सब्सटेंस मतलब जहां पे उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, जैसे उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, उस रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ म्यूचुअल या मैकेनिकल डिवाइस जो होगा वो आपका एम्प्लॉय किया जाएगा। एम्प्लॉय मतलब यूज किया जाएगा। अब म्यूचुअल और मैकेनिकल डिवाइस का मतलब क्या है? तो मैकेनिकल डिवाइस तो आप सिंपली समझ सकते हो कि भाई साहब किसी भी चीज की रजिस्टर बना लेना, उसको नोट कर लेना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना, दिस इज अ मैकेनिकल डिवाइस, मैकेनिकल वे ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक। दूसरा आता है म्यूचुअल। म्यूचुअल को आप कुछ इस तरीके समझ सकते हो कि सपोज करो कि एक डिपार्टमेंट ने किसी आइटम को परचेज किया, परचेज करके उसने परचेज का काम इस सॉफ्टवेयर के अंदर या इस सिस्टम के अंदर कर दिया और बात खत्म हो गई, परचेज की एंट्री उसने मार दी। अब इसी के कोरस्पॉन्डिंगली वो कहीं ना कहीं जाएगा और उसकी पेमेंट का इनिशिएशन या पेमेंट का जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब पेमेंट होने के बाद वो किसी बैंकिंग पर्सनल के पास जाएगा। सपोज पेमेंट अप्रूव होने के बाद किसी बैंकिंग पर्सनल के पास जाएगा और उसका चेक बना देगा, और चेक बनाने के बाद वो कहीं ना कहीं आपका जो भी सप्लायर होगा उस तक पहुंचा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कई सारी म्यूचुअल एक्टिविटी हुई है, काफी सारी इन लोगों ने मिलजुल के एक्टिविटीज की हैं इस पूरे काम को समाप्त करने के लिए। इससे पहले की भी एक्टिविटी हो सकती है जो आपका टेक्निकल विंग वालों ने जो परचेज का काम किया होगा, जो परचेज करने से पहले उसने इसकी वेरिफिकेशन की होगी। तो हर जगह पे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स यूज हुए होंगे जिससे आपको पता लगेगा हाँ जी ये जो आइटम हमने खरीदा है ये आइटम पहले वेरीफाई किया गया था, वेरीफाई करने के बाद ये परचेज आया, परचेज हुआ तो ये गोडाउन में आया, गोडाउन के थ्रू बिल गया, परचेज वालों ने इसकी एंट्री मारी, उसके बाद ये पेमेंट के लिए प्रोसेस हुआ, पेमेंट की इसकी अप्रूवल मिली, सब कुछ ठीक देखने के बाद प्री अप्रूवल के बाद इसका चेक बना, चेक के बाद ये फाइनली डिस्पैच के लिए रेडी हो गया है। तो कहने का मतलब क्या है, कई सारी म्यूचुअल एक्टिविटी है इस पूरे काम को समाप्त करने के लिए। तो आपको देखना है कि आपकी वो मैकेनिकल डिवाइस हो, मैकेनिकल एक्टिविटी हो या म्यूचुअल एक्टिविटी हो, दैट डजंट मैटर, व्हिच वर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर ऑन एनी सब्सटेंस। जो भी आपने सब्सटेंस चुना हुआ है, जो भी सब्सटेंस है आपका, उसके ऊपर आपने उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो भी डिवाइस को एम्प्लॉय किया, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किस किस तरीके से किया जा सकता है? तो ऑब्वियसली बात है, राइटिंग हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है और डिस्क्रिप्शन हो सकता है। राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब लिखते रिकॉर्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन, इसमें भी कोई मारामारी नहीं है, डिस्क्रिप्टिव रिकॉर्ड है। डिस्क्रिप्टिव मतलब पूरा आपको चैनल पता है उसका और पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ रिकॉर्ड किया गया है। या आप उसको कुछ ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई आइटम आपने परचेज किया और परचेज करने के बाद उसका विद डिस्क्रिप्शन आपने उसको रिकॉर्ड किया है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन। कि भैया जब हमने रिकॉर्डिंग किया तो सिर्फ हमने रुपीज को ध्यान नहीं दिया, हमने प्रोडक्ट को भी ध्यान दिया, क्वांटिटी को ध्यान दिया गया, मतलब कहीं ना कहीं उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और एक्सप्रेशन आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जो रिकॉर्डिंग है, लेट्स से अगर मैं कहता हूं सीसीटीवी के थ्रू भी रिकॉर्ड हो रहा है आपका मैटर, उसके थ्रू भी जो आपकी फुटेज वगैरह निकल के आएगी वो भी एक प्रकार का क्या होगा, डॉक्यूमेंट होगा। और वो किस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशंस को रिकॉर्ड कर रहा है, एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो भी आपका डॉक्यूमेंट का पार्ट बनेगा और वो भी रिकॉर्डिंग के अंदर ही कवर किया जाएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला पार्ट आता है आपका सब्सटेंस। सब्सटेंस इज अ थर्ड एलिमेंट ऑब्वियसली ऑन विच, क्या सर इसको सीक्वेंस में लिखना जरूरी है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये लास्ट, ये फोर्थ, इस तरीके से क्या इसको सीक्वेंस में लिखना जरूरी है? सर बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये एक फ्लो बन रहा है। अगर आप समझोगे, पहले मुद्दा आया, मुद्दा रिकॉर्ड हुआ सब्सटेंस के ऊपर, एंड बाय वे ऑफ सम मींस, कोई जरिया है, कोई तरीका है, कोई मेथड है जिसके थ्रू उसको रिकॉर्ड किया गया है, तब जाके वो डॉक्यूमेंट बनेगा। तो आई ऑल्सो सजेस्ट हियर कि आपको इसको सीक्वेंस में ही याद करना है, इसको आपस में नहीं खेल जाना ऊपर नीचे। ठीक, चलिए, दिस इज अ थर्ड एलिमेंट ऑन विच मेंटल और इंटेलेक्चुअल एलिमेंट कम्स टू फाइंड अ परमानेंट फॉर्म। मतलब कि भाई साहब सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब एक प्रकार का फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब किस फॉर्म में वो रिकॉर्ड किया जाएगा, पेपर फॉर्म में किया जाएगा, मीडिया फॉर्म में किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली किया जाएगा, क्लाउड पे किया जाएगा, सब्सटेंस क्या है, ठीक है ना। सब्सटेंस बेसिकली क्या है, किस तरीके से उसको हम आयरन प्लेटेड करेंगे, उसको हम गोल्ड प्लेटेड करेंगे, मतलब कोई भी डाटा, कोई भी रिकॉर्ड है, कागज पे करा जा रहा है, पत्थर पे किया जा रहा है, कार्टून पे किया जा रहा है, प्लास्टिक पे किया जा रहा है, क्या फॉर्म है जिसके ऊपर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो उस फॉर्म को आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहा जा रहा है क्या, दिस इज अ थर्ड एलिमेंट ऑन विच अ मेंटल और इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स कम्स टू फाइंड अ परमानेंट फॉर्म। मतलब कि आपको वहां पे पूरी कहानी को समझना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने पीछे एग्जांपल लिया, उसके अंदर हमने काफी सारी चीजें देखी थी। काफी सारी चीजें का मतलब क्या हुआ कि हमने कई स्टेप्स को देखा, जिस स्टेप्स के थ्रू इसको रिकॉर्ड किया गया। ये जो पूरा स्टेप्स था, ये पूरा क्या था, इसको अगर आपको स्टेप को समझना होगा तो ऑब्वियसली बात है इंटेलेक्चुअली आप इस स्टेप को समझोगे और उसके बाद डिसाइड करोगे कि भाई साहब इसका सब्सटेंस क्या होना चाहिए, ये पेपर फॉर्म में होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाना चाहिए, किस फॉर्म में, कौन सा ऐसा फॉर्म होगा जिसके थ्रू इसको रिकॉर्ड इजिली किया जा सकता है और इजिली रिट्रीव भी किया जा सकता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको अपने अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअली पूरे प्रोसेस को समझना है और उस प्रोसेस को समझने के साथ साथ एक डिसीजन लेना है कि किस फॉर्म में आपका जो रिकॉर्डिंग होगा वो कंक्लूड किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सब्सटेंस। सब्सटेंस आपने देखे किसी भी प्रकार पे रिकॉर्डिंग की जा सकती है, हमें उससे मतलब ही नहीं है कि वो पेपर फॉर्म में या किसी और एलिमेंट के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, एज इट इज हो, कैसेट के अंदर कर लो कोई दिक्कत नहीं, सर हमें सीडी पे कर लो रिकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि ओवरऑल ट्रांजैक्शंस क्या है, प्रारूप क्या है, और उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट करते हो कि किसके थ्रू, किस फॉर्म में आपको उसको परमानेंटली रिकॉर्ड करना है। दिस इज ऑल अबाउट सब्सटेंस। नेक्स्ट आता है आपका मीन्स। मीन्स आपको पता ही है सर, जरिया, ठीक है ना। माध्यम क्या है, किस माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ऑब्वियस बात है कि माध्यम कैसा कैसा हो सकता है। माध्यम आपका हो सकता है लेटर्स के रूप में, फिगर्स के रूप में, मार्क्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन टू पर्सन। ऑब्वियसली बात है, रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो उसका कोई ना कोई पर्पस है, कल को उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो कम्युनिकेशन में यूज भी किया जाने लायक होना चाहिए। लेटर्स के रूप में करो, बहुत इजी, बहुत सिंपल हो गया। फिगर्स के फॉर्म में भी कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स वगैरह आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स यूज किए जा सकते हैं। सर मार्क्स का यहाँ पे क्या मतलब है, मार्क्स का मतलब कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे कि कई सारी ऐसी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है। लेट्स से मैं कहता हूं स्टेनो, तो स्टेनो के अंदर कुछ एक मार्क्स को यूज किया जा सकता है किसी भी चीज को लिखने के। कोई मिनट्स है उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, अगर स्टेनो के थ्रू की जाएगी तो वहां पे मल्टीपल मार्क्स को यूज किया जाता है। क्या वो मार्क्स सबके समझ में आ जाएगा? नहीं। लेकिन क्या वो दो व्यक्ति के बीच कम्युनिकेशन में क्या वो यूज हो पाएगा? क्या उसको यूज कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। जिसको उसकी नॉलेज होगी उसके थ्रू उसको इंटरप्रेट कर पाएगा, उस डॉक्यूमेंट को समझ पाएगा और उसके थ्रू अपने कंक्लूजन में आ पाएगा। तो मार्क्स इज ऑल्सो अ मीन्स जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्स को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हर एक प्रोफेशन के अंदर वो कुछ एक अपनी कोडिंग होती है उनकी। लेट्स से कोई कोडिंग है, सपोज करो कोई सॉफ्टवेयर का बंदा है, कोई टेक्निकल बंदा है, वो अपनी कोडिंग के थ्रू किसी चीज को रिकॉर्ड करता है, तो ऑब्वियस बात है वो सबके समझ नहीं आएगी। लेकिन क्या वो डॉक्यूमेंट का यूज बन सकता है? बिल्कुल। कल को हम उसको एज ए एविडेंस यूज करके उसको इंटरप्रेट करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो इसलिए वो कोडिंग जो है, वो जो मार्क्स है उसके अंदर यूज किए गए हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है, आपका डॉक्यूमेंट का पार्ट है। सिंबल्स तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंबल हम अलग अलग तरीके के यूज करते हैं, अलग अलग सिंबल्स का एक अलग अलग मीनिंग निकल के आता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल मूवीज वगैरह में देखा है कि आई लव यू को किस तरीके से लिखा जाएगा और उसका क्या मीनिंग निकल के आता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सिंबल विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मीन्स जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑन एनी सब्सटेंस एंड विच ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलिए सर, तो ये मीन्स भी हमारा क्लियर हुआ। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको 4 नंबर के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जब आपसे डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा तो डॉक्यूमेंट को पहले आप डिफाइन करोगे, चाहे आप जनरल क्लॉजेज एक्ट के थ्रू कर लो, चाहे आप इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू कर लो, और उसके बाद आपको सिर्फ डिफाइन करके नहीं छोड़ देना, आप उसके एलिमेंट्स के अंदर भी कूदी मारोगे और एलिमेंट्स को समझाने के साथ साथ आप 4 नंबर के हकदार माने जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी और है, उसको और देख लेते हैं एंड फिर इसको ब्रेक करेंगे।
नेक्स्ट आता है आपका इंस्ट्रूमेंट। सर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? तो इंस्ट्रूमेंट मैंने पहले स्टार्टिंग में एग्जांपल के थ्रू बताया। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल इसको रिलेट कर सकते हो डायरेक्टली आप अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से, जैसे उसके अंदर आपने इंस्ट्रूमेंट देखे थे चेक। चेक इज अ इंस्ट्रूमेंट। आपका बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ इंस्ट्रूमेंट। आपका प्रोमिसरी नोट इज अ इंस्ट्रूमेंट। आपका किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट है, कोई ड्राफ्ट है, कोई डीड है, कोई रिकॉर्ड है, तो वो क्या है? वो भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का बेसिकली मतलब क्या है? जो एक प्रकार का दस्तावेज होना चाहिए और उसके बिना पे आप कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हो, कोई एक्शन ले सकते हो, कुछ भी उसके बिना पे आप कर सकते हो, तो वो आपका इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो क्या सर इंस्ट्रूमेंट फॉर्मल होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, घर के पेपर की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। जो लीगल सेंस में यूज किया जाता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में यूज किया जा सकता है, वही आपका इंस्ट्रूमेंट होगा, जो कि क्या करेगा? या तो क्रिएट करेगा, या तो कंफर्म करेगा कोई राइट, या फिर वो रिकॉर्ड करेगा किसी फैक्ट को। ठीक है ना? या तो उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए, जैसे चेक है तो चेक से अगर आपने चेक किसी को काट के दे दिया तो वो क्रिएट कर रहा है राइट, ऑब्वियसली बात है। इसके पास चेक है, उसके पास कोई राइट है, वो कंफर्म कर रहा है उस राइट को। या फिर रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए भी हो सकता है। रिकॉर्डिंग पर्पस का मतलब क्या हुआ? जो आपके पास चेक लीव्स बच जाती है, जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट चेक काटने के बाद उसको रिकॉर्ड करते हो, वो भी आपका एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आपके पास है, आपकी नॉलेज के लिए, आपकी याद के लिए है कि आपने वो चेक काट के किसको दिया था, उसकी जो आपने रिकॉर्डिंग करके रखी है अपने पास चेक लीव्स के अंदर, वो भी लीव्स आपका एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। तो कोई भी फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट आपका एक इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है, जिसका पर्पस होना चाहिए या तो राइट क्रिएट और कंफर्म करने के लिए, या फिर वो उस फैक्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। इट इज अ फॉर्मल राइटिंग ऑफ एनी काइंड सच एन। एग्जांपल के तौर पे आपका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट भी आपका एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, डीड है, चार्टर है, और रिकॉर्ड ड्रॉन अप और एग्जीक्यूटेड इन अ टेक्निकल फॉर्म। ठीक है सर। इट ऑल्सो मीन्स अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट हैविंग अ लीगल इफेक्ट। ऑल्सो मीन्स, ठीक है ना, ऊपर की बातें तो चली रही हैं, साथ ही में कह रहा है कि भाई साहब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट है जिसका कोई लीगल इफेक्ट होगा। ऑब्वियस बात है, लीगल डॉक्यूमेंट तो लीगल इफेक्ट तो होगा ही होगा। फॉर्मल क्योंकि हम जनरली इसको अपने बिजनेस कोर्स और एक्शन के अंदर यूज करते हैं इस डॉक्यूमेंट को। किस चीज के लिए लीगल इफेक्ट है? ईदर एज क्रिएटिंग लाइबिलिटी और एज अफोर्डिंग एविडेंस ऑफ इट। तो ऑब्वियसली बात है, आपने ऊपर देखा ना, जैसे क्रिएटिंग और कंफर्मिंग राइट, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे कोई ना कोई राइट है, तो कोई ना कोई लाइबिलिटी आप क्रिएट करोगे, कंफर्म करोगे। और अगर इन जनरल सेंस में बात करें तो एक प्रकार का वो एविडेंस के रूप में भी आपका काम आ सकता है। कोई ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई ना कोई एग्रीमेंट है। अब एक एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट एक प्रकार का क्या है? आप कह सकते हो कि मैंने आपसे एग्रीमेंट किया था कि मैं आपको सामान दूंगा, आप उसके अगेंस्ट मुझे पैसे दोगे, और अगर आपने इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया तो भी आपको मुझे कंपनसेशन में 5000 रुपीज देना पड़ेगा। तो ऑब्वियस बात है, इस एग्रीमेंट के जरिए अगर वो एग्रीमेंट टूट भी जाता है तो भी क्या आप लाइबिलिटी क्रिएट कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे हो। और क्या वो एग्रीमेंट जो है वो एक प्रकार का एविडेंस है? बिल्कुल एविडेंस है सर। उसके बिहाफ पे तो आप क्लेम कर पाओगे, अदरवाइज सामने वाला देगा ही नहीं आपको। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये सारे एसेंशियल्स होना जरूरी है। Section 2 Clause 14 of Indian Stamp Act 1899 states that instrument includes every document by which any right or liability is or proposed to be created, transferred, extended, extinguished or recorded। तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 5 वर्ड को यूज किया गया और ये कह रहे हैं क्या इंडियन स्टैंप एक्ट के हिसाब से कि भाई साहब कोई भी डॉक्यूमेंट या सभी वो डॉक्यूमेंट जिसके जरिए राइट या लाइबिलिटी को क्रिएट किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। एग्रीमेंट था, आपने उसके थ्रू उस एग्रीमेंट को ट्रांसफर कर दिया, या उसका अपने जो राइट्स थे वो किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो आप। एक्सटेंड कर सकते हो उस एग्रीमेंट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट भी कोई ना कोई राइट और लायबिलिटी की बात करता है और उसके अंदर एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी भी होती है। एक्सटिंग्विश्ड, उसको समाप्त भी किया जा सकता है उस एग्रीमेंट के जरिए कि भाई साहब अभी तक का जो लेना देना था वो हमने क्लोज कर दिया, दिस इज द एग्रीमेंट व्हिच इज द फाइनल कंक्लूजन दैट वी सेटल आवर अकाउंट एंड देयर इज नो लायबिलिटी ऑन ईच पार्टी। ऐसा भी किया जा सकता है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ जनरल रिकॉर्डिंग भी उसको यूज किया जा सकता है। तो ये डेफिनेशन आपको दे दी इंडियन स्टैंप एक्ट के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि आप यहां से 4 पॉइंट निकालोगे और वो 4 पॉइंट आपके इंस्ट्रूमेंट का आंसर आराम से बन जाएगा। आई थिंक इट इज अ इजी डेफिनेशन जो भी हमने अभी तक देखा। एट लास्ट और बात कर लेते हैं डीड की, देन इसको रैपअप करेंगे। कह रहा है क्या सर डीड का मतलब क्या? हमने स्टार्टिंग देखो लेमैन में हम समझ चुके हैं, तो फिलहाल आप सिर्फ मॉड्यूल की बात कर लेते हैं। लेमैन में आपको पता है डीड का मतलब क्या होता है। डीड क्या कोई अलग चीज है? डीड क्या कोई अलग चीज है? नहीं सर, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ही तो है। जैसे हम एग्रीमेंट कह रहे हैं, एग्रीमेंट इज डीड और डीड इज अ इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम एग्रीमेंट को हम इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल दे रहे हैं, वैसे डीड भी क्या होगा? एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं छोटा टर्म हो गया, उसकी थोड़ी सी गहराई में चला गया। द लीगल ग्लॉसरी रीड डिफाइन डीड as an instrument in writing or other legible representation or word on parchment or paper purporting to which some legal disposition. Simply state, deeds are instruments. Simply state, deeds are instruments, though all instruments may not be deeds. क्यों? क्योंकि सर हमने देखा कि भाई साहब इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सी चीजों के लिए है ना। इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक बड़ा कॉन्सेप्ट है।
इंस्ट्रूमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपके एग्रीमेंट्स भी आते हैं, इन शॉर्ट में इसको कह सकता हूं कि डीड्स भी आते हैं। ठीक सर, इसके अंदर इसके अलावा रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए, फैक्ट रिकॉर्ड के लिए भी चीजें कवर की जाती हैं। इसके अंदर राइट्स एंड लायबिलिटीज के पर्पस के लिए भी चीजें क्लियर की जाती हैं। इंस्ट्रूमेंट आपका ट्रांसफर के पर्पस के लिए भी बनाया जाता है, कोई आपको राइट ट्रांसफर करना है उसके लिए भी बनाया जाता है। डीड आपका एक डिफरेंट हो गया, विच इज अ सिंपली एग्रीमेंट और अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस, ठीक है ना। तो इसलिए सिंपली कहा जाता है कि सर डीड जो होगा ये इंस्ट्रूमेंट है, नो डाउट उसका एग्जांपल है, बट क्या सारे इंस्ट्रूमेंट डीड होंगे? बिल्कुल भी नहीं। सारे इंस्ट्रूमेंट डीड कैसे हो जाएंगे? इंस्ट्रूमेंट तो एक बड़ा टर्म है, तो ये आपको कोट करना बहुत जरूरी हो जाता है इसके अंदर। However, in India, no distinctions used to be made between instrument and deed. तो ये इसने कर दी थोड़ी सी बेइज्जती मॉड्यूल ने आपके कि भाई साहब इंडिया के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है डीड और इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो इस चीज को आप लिखो तो जरूरी है, कहीं ना कहीं मॉड्यूल का पार्ट है। और अब जैसी बात है, अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है तो आपके पास ज्यादा कंटेंट ही नहीं है, कहीं ना कहीं 3 ही बुलेट्स है यहाँ पे जो आप यूज कर सकते हो। नंबर 1 इज सिंपल कि इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है एक राइटिंग फॉर्म में है ऑब्वियसली, और अदर लेजिबल रिप्रेजेंटेशन और वर्ड ऑन पार्चमेंट और पेपर purporting to effect some legal disposition। ऑब्वियसली बात है, किसी भी लीगल एक्टिविटी या इनिशिएटिव्स के लिए आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया विच इज इन राइटिंग, और वो ऑब्वियसली पेपर पे हो सकता है या किसी और भी आपके सब्सटेंस के ऊपर क्रिएट किया जा सकता है, तो वो आपका कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा? डीड कहलाएगा। दिस इज अ लीगल ग्लॉसरी, ठीक है ना। एक लीगल आप कह सकते हो डिक्शनरी के उठाया गई मीनिंग है, ठीक। फिर सिंपली उसको स्टेट कर दिया गया डीड आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन सारे इंस्ट्रूमेंट आपके डीड नहीं होते, और इंडिया के अंदर इनके बीच में कोई खास ऐसा डिफरेंस रखा नहीं जाता, कहीं ना कहीं दोनों को सेम तौर पे यूज किया जाता है, ठीक। चलिए जी, दिस इज ऑल फॉर मीनिंग्स, टर्म्स और डेफिनेशन जो कि हमने समझा बहुत ही बारीकी के साथ। आई होप चारों चीज आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे इंटरप्रिटेशन को। इंटरप्रिटेशन आपका थोड़ा सा लेंथी टर्म है, इसके लिए इसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन देखेंगे हम, फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंस देखेंगे इंटरप्रिटेशन का, और उसके बाद एक टर्म और देखेंगे जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये पूरा का पूरा एक इंटरप्रिटेशन की चर्चा होगी जो होगी आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।